नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी सर्वा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज लेके आया है। साथ साथ में संपूर्ण जियोग्राफी जो है, वर्ल्ड की जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, ऑल ओवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे मेंस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कोर्स उपलब्ध करवाता है। साथ साथ में यूट्यूब पर वीडियोज और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाता है। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। यानी अपन ने एक महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ पे शुरू की है, ठीक है ना। और वो सीरीज मुख्य रूप से कौन सी है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में। आज की जो सीरीज है मेरे दोस्तों, किस संदर्भ में है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पहले से पूर्व जो सीरीज थी वो थी राजस्थान का सामान्य परिचय, उसकी चर्चा अपने पहले कर ली थी, ठीक है ना। और आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सभी साथी एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। देखो जी, आज की सीरीज का अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। और पहला प्रश्न है, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम किसने किया? सबसे पहले पूछ लिया। अब ये तो कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है ना। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से दो भागों में किसने बांटा, चार में किसने बांटा, आदि आदि। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये इस प्रश्न की कठिनता इस रूप में हो जाती है कि सर्वप्रथम पूछ लिया, है ना। तो बेसिकली आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में बांटने के लिए प्रत्येक जो विद्वान है जिसने बांटा है उसकी कब उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका पता होना अति आवश्यक है। तो वीसी मिश्र जो है, पहला ऑप्शन अपने पास में वीसी मिश्र है। तो वीसी मिश्र ने मुख्य रूप से राजस्थान को 1967 में भौतिक प्रदेशों में बांटा था, ठीक है। 7 भौतिक प्रदेश इसने बनाए थे। पश्चिमी शुष्क, आर्द्र शुष्क प्रदेश है, नहरी क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है ना। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो मुख्य रूप से 7 भागों में इसने बांटने का प्रयास किया था। तो 1900 कब किया? 1967 में। उसके बाद में एके सेन, तो एके सेन ने मुख्य रूप से 1968 में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया, ठीक है। और उसके बाद में रामलोचन सिंह ने 1971 में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया। इसने 2 भाग बनाए, एक का नाम था राजस्थान और दूसरे का नाम था राजस्थान पठार, ठीक है ना। राजस्थान और राजस्थान पठार। फिर इसके और भाग कर दिए, जैसे इसका नाम कर दिया मरुस्थलीय प्रदेश और वांगड़ प्रदेश। इसके 2 भाग मुख्य रूप से इसने कर दिए। यानी फिर इसके मरुस्थलीय प्रदेश के 3 उपविभाग कर दिए, है ना। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का क्षेत्र है। वागड़ को वही 4 भाग जो है, उसके 4 भाग है वो उसके कर दिए थे। तो हमें यहाँ पे फोकस किस बात पे करना है? संपूर्ण वीडियो जो है अपना पहले से डाला हुआ है, तो फोकस करना है कि सबसे पहले किसने बांटा। तो यदि आपको डेट टू डेट याद है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि वीसी मिश्र ने सबसे पहले 1967 में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम किया और 1968 में इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है ना। 1968 में प्रकाशन इनकी एक पुस्तक भी थी, है ना, उसमें इसका प्रकाशन 1968 में किया गया और नेशनल बुक ट्रस्ट के नाम से जो प्रकाशन है वो हुआ। तो मुख्य रूप से सबसे पहले बांटने का काम किसने किया? वीसी मिश्र, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कलर लाइट लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राजस्थान को सामान्य तौर पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? देखिए, वीसी मिश्र ने 7 भाग किए थे। एके सेन मुख्य रूप से एके सेन ने लगभग 2 भाग किए थे। उसके बाद में जैसे अपना आया है रामलोचन सिंह, उसने प्रमुख 2 किए, फिर उसका उपविभाजन कर दिया, है ना।
लेकिन सामान्य तौर पे यदि अपन एनसीईआरटी की बुक देखें, एनसीईआरटी 9th क्लास की जो बुक है, उस बुक के अंदर मुख्य रूप से राजस्थान को भौतिक प्रदेश की जब बात आती है तो मुख्य रूप से इसके 4 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 4 भाग। वो 4 कौन कौन से हैं? पहला भाग है पश्चिम का मरुस्थल, दूसरा भाग आता है इसमें उसके पास में अरावली पर्वत श्रेणी, तीसरा इसके पास में भाग आता है पूर्वी मैदान, है ना, चौथा भाग इसमें आता है हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठार। ये 4 भाग प्रमुख रूप से है। तो सामान्य तौर पे राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? 4 भौतिक प्रदेश है, याद रह जाना चाहिए आपको बेसिकली। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी साथी सर्वा क्लासेज अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ साथ में साथी अपना एप्लीकेशन भी है, और यदि आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के सर्च बार में सर्वा क्लासेज टाइप करके यदि सर्च करोगे तो आपके पास सामने हमारा खुद का एप्लीकेशन, अपना खुद का एप्लीकेशन सर्वा क्लासेज आ जाएगा। उस एप्लीकेशन में आपको रिकॉर्डेड क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा रही है। बहुत सारा मैंने सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, प्लस पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे आपको। मैंने खुद के टाइप किए हुए नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से टाइप करके मैंने नोट्स डाले हैं, वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वहां पे डाली हुई है, फ्री टेस्ट भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार डाल रखी है। तो सभी साथी आप जो वहां से जुड़े और सर्वा क्लासेज जो अपना एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लें और अपना मोबाइल नंबर लगा करके लॉगिन हो जाए, ताकि बहुत बड़ा फायदा आपको वहां से मिलने वाला है ना। तो अगला है पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो हमें यदि पता है कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का मुख्य रूप से है ना, वो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में इस भाग में है। यहां तो अरावली पर्वत श्रेणी है, आपको पता ही है, यानी ये पश्चिमी मरुस्थल है। देखने में भी पता लग जाता है कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है, ठीक है ना। तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मुख्य रूप से है? तो सबसे बड़ा है तो 61.11% भाग पर। तो सबसे बड़ी इकाई इसमें कौन सी है? 61.11% भाग, ठीक है, मुख्य रूप से ये इकाई है ना। उसके बाद में दूसरा जो भौतिक प्रदेश मुख्य रूप से है अरावली पर्वत श्रेणी है, ये 9% भूभाग पर फैली हुई है। फिर जो अपना मैदानी जो प्रदेश है, ये मैदानी प्रदेश मुख्य रूप से है 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो हाड़ौती का पठार है वो 6.89% भाग पर फैला हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? मरुस्थल के लिए पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा अरावली हो जाएगा, और इसमें तीसरा पूर्वी मैदान हो जाएगा, और चौथा हाड़ौती का पठार हो जाएगा। यानी अपना उद्देश्य क्या है इस प्रश्नोत्तर सीरीज से कि संपूर्ण जो भौतिक प्रदेश से प्रश्न आते हैं, आलोक प्रश्न जो है अपन उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें और बहुत ही सटीकली उत्तर दे पाए, है ना। यदि पूर्ण रूप से अपन एक पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे, है ना, तो जैसे ही प्रश्न अपने समक्ष आएगा तो तुरंत आंसर अपन दे पाएंगे, है ना। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपन इसको कैसे चले, गहनता के साथ अध्ययन करते हुए चले। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्या पश्चिमी मरुस्थल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? अब देखो बात तो वही है, प्रश्न तो मैंने वही दे दिया, कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है पश्चिम का मरुस्थल, लेकिन यहां पे पहले दिया था प्रतिशत, तो 61.11% था। अब 1/2, 2/3, 3/5, 1/4 दे दिया, समझ गए। अब जो अपना हमें क्या करना है, तो लगभग 60% भूभाग पर फैला हुआ है ना मरुस्थल, अपना 60% भूभाग पर फैला हुआ है लगभग, समझ गए। 61.11% यानी लगभग 61%। तो ये 100 का कितना प्रतिशत है ना, 60, ये 100 का कितना भाग है, समझ गए। तो मुख्य रूप से इसको अपन काटेंगे तो 20 × 60, 20 चौक 80 और 20 × 5 100, कितना आया? 3/5। सिंपल सा है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको किस प्रकार से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। 3/5, अब 3/5 कहां है? यहाँ है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसमें? इस भाग में यदि पूछ ले तो कितना है? 3/5 भाग।
तो इसमें कितना प्रतिशत भाग है। जैसे अरावली पूछ ले कि बताओ अरावली जो है राजस्थान के कितने भाग पर फैला हुआ है, इस रूप में दे दे तो अरावली कितना था 9%, तो 9/100। आप इसको अपन काटेंगे तो लगभग 10/1 इसको यदि माने, है ना, तो लगभग कितना हो जाएगा 1/10 भाग, लगभग कह रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहा हूं यहाँ पे, लगभग कितना हो गया 1/10 भाग। ठीक इसी प्रकार से अपना जो पूरी मैदान है उसके बारे में आप निकाल सकते हैं, 23 है, 23.3 है, तो 1/4 लगभग। इसी प्रकार से 6.89 जो हाड़ौती का पठार है उसका अपन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इजीली जो भाग है इसका निकाल सकते हैं कि ये कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है मुख्य रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न है कि थार के मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में नहीं है। अब राज्य पूछ लिए भाई, भारत का प्रश्न आ गया मुख्य रूप से। अब थार का मरुस्थल भारत के मानचित्र को यदि अपन देखेंगे तो मुख्य रूप से किस ओर फैला हुआ है, ये जल्दबाजी में मानचित्र ऐसा ही बनता है, लेकिन लग रहा है कि ठीक ठाक ही बना होगा। कई ट्यूटर है उनको मैं देखता हूं, उनको देखते हुए तो ये ठीक ही लग रहा है ना भारत का मानचित्र। तो मुख्य रूप से ये जो अपना भारत है उसमें थार का मरुस्थल किस भाग में, पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से। तो यहाँ कौन सा स्टेट है, पंजाब। यहाँ कौन सा स्टेट है, राजस्थान। यहाँ कौन सा स्टेट है, गुजरात। ठीक है, और यहाँ कौन सा स्टेट है, हरियाणा। अब मुख्य रूप से इसका विस्तार किन राज्यों में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर 4 स्टेट दे रखे हैं, लेकिन पश्चिमी रेगिस्तान का विस्तार इन 4 स्टेट में है। और ये 4 स्टेट कौन से हो गया, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसमें कौन सा नहीं है इनमें से, J&K। तो कहां नहीं फैला है, J&K। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, अब ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बड़ा शानदार प्रश्न आ गया अगला, देख लो कितना अच्छा प्रश्न आपके समक्ष। पश्चिमी मरुस्थल में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है। अब देखो भौतिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग ये इस प्रकार का राजस्थान का अपना मानचित्र है। उस मानचित्र में यदि अपन देखेंगे तो यह पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है, यह अरावली पर्वतीय प्रदेश है, और यह हाड़ौती का पठार है। प्रतिशत भूभाग अपन ने देख लिया, 61.11% भूभाग है, 9% है, 23.3% है, और 6.89% है। लेकिन अब जनसंख्या किस भाग में कितनी निवास करती है मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो याद रखिएगा राजस्थान का पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना, तो यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है, 40%। कितनी निवास करती है, 40%। दूसरा जो अरावली वाला प्रदेश है मुख्य रूप से इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है, 10%। तीसरा जो भाग मैदानी प्रदेश है उसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, 39%। शेष कितनी बच गई, वो कहाँ रहती है, हाड़ौती के पठार में। तो 40 और 40, 80, 10, 90 -1, 89, कितनी बची, 11%। तो 11 किस में रहेगी, हाड़ौती के पठार में। अब ये सबसे पहले कौन सा हो गया, हाड़ौती पठार 39%, पूर्वी मैदान 10%, अरावली। सारे टॉपिक आ गए ना, सारे बिंदु इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके, यदि आप ध्यान से सभी टॉपिक्स को देखते हो तो। एक बिंदु नहीं है, 4 टॉपिक मैंने दिए, चारों क्लियर हो जाए आपके, बड़ा शानदार तरीके से है। ये पश्चिम का मरुस्थल, तो इसमें कितनी जनसंख्या है, 40%। विश्व का सबसे सघन बसा मरुस्थल है, इसकी विशेषता भी है, सबसे सघन बसा, विश्व का सबसे सघन बसा मरुस्थल भी है ना। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है ना। तो महत्वपूर्ण मरुस्थल भी, मरुस्थल भी फिर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी विशेषताएं बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे है अपने समक्ष। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों कितना शानदार प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है। अब देखो कितनी बड़ी बात आ गई, कितने जिलों में फैला हुआ है मुख्य रूप से। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपन बात करते हैं
तो आपको यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलेगा कि अरावली के पश्चिम में पहले, यदि अपन नए जिले बनने से पहले की बात अपन करते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि इस भाग में मुख्य रूप से कितने, इस भाग में मुख्य रूप से कितने जिले हैं। तो पहले अरावली के पश्चिम में जब 33 जिले होते थे, तो अरावली के पश्चिम में कितने जिले थे? अरावली के पश्चिम में कितने जिले थे? 13 जिले। लेकिन मरुस्थल में कितने जिले होते थे? मरुस्थल कितने थे? 12 जिले। कौन सा नहीं था? यहां पाया जाता है सिरोही, इसको मरुस्थलीय नहीं माना था। 33 जब जिले थे, अब कितने हो गए? 41 जिले। अब 41 जिलों के अनुसार हम देखेंगे, सिंपल सी बात है, याद यह करना है कि इस प्रदेश में नया जिला कौन सा बना है? गंगानगर हनुमानगढ़ से बना नहीं, चूरू से बना नहीं, है ना, झुंझुनू सीकर से नहीं बना, नागौर से बना कुचामन डीडवाना। नागौर से एक नया जिला बन गया। उसके बाद में इधर आते हैं, जोधपुर से बन गया फलौदी, ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर से नहीं बना, बाड़मेर से बन गया बालोतरा, पाली से नहीं बना है, ठीक है ना। तो कितने नए बन गए? 1 2 3। अब नए जिलों के अनुसार इस भाग में नए जिले बने कितने हैं? 3। तो पहले वाले जो 12 जिले थे उसमें कितने जुड़ गए? 3। कितने हो गए? 15। तो कितने जिले मरुस्थलीय हो गए? 15। अरावली के पश्चिम में कुल जिले कितने हो गए? अब वर्तमान में अरावली के पश्चिम में पहले जो 13 थे, अब कितने हो गए? 16। सिंपल सी बात, क्या नहीं आएगा इसमें? याद रखिएगा 15 जिले, ठीक है। मरुस्थल जिले कितने हो गए? 15। राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम इस प्रदेश में चलता है। इसका उद्देश्य है इस प्रदेश में को हरा भरा करना, यहाँ के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, पेयजल और रोजगार उपलब्ध करवाना। चर्चा करेंगे जब योजनाओं की बात करेंगे। पश्चिमी रेगिस्तान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? अब जलवायु की बात आती है मुख्य रूप से तो शुष्क, आर्द्र शुष्क, उष्ण, उष्ण शुष्क। तो मुख्य रूप से जो पश्चिमी भाग है, आपको पता ही है इस भाग में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में जो मुख्य रूप से ये भाग है, यहाँ अरब सागरीय मानसूनी पवनें इसके समानांतर चल जाती है, और बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, उसमें अरावली क्या करता है? अवरोध का काम करता है। तो ये इधर वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि बंगाली खाड़ी के मानसून में तो ये भाग जो पश्चिम मरुस्थल है वो वर्षा प्रदेश में है। अरब सागरीय पवनों के समानांतर अरावली होने के कारण ये आगे बढ़ जाती है, हिमालय की तलहटी में चली जाती है, विभाग कैसा रहता है? सूखा, तापमान बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। सबसे अधिक तापमान यहाँ भारत का देखने को मिलता है। तो ये सूखा है और गर्म है। इसका मतलब जलवायु कैसी हो गई? उष्ण शुष्क। कैसी है? उष्ण और शुष्क। अगला प्रश्न देख लियो भाई। आलू बंधु, अगला प्रश्न बहुत शानदार आपके समक्ष है। पश्चिमी रेगिस्तान छोड़ूंगा नहीं, पूरा क्लियर कर दूंगा कौन सा प्रश्न कहां से बनता है, किस रूप में बनता है, कैसा बनता है ना। शानदार तरीके से अपन देख लेंगे। पश्चिम मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी होती है? वर्षा है, वर्ष नहीं है, वर्षा, ठीक है। तो पश्चिम मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी होती है? मैंने अभी कहा था कि इस भाग में वर्षा बहुत कम होती है। और कम क्यों होती है? मैंने कहा बंगाली खाड़ी का मानसून पहुंच नहीं पाता, और अरब सागरीय मानसून जो है अरावली के समानांतर आगे बढ़ जाता है, तो वर्षा बहुत कम होती है। तो औसत वर्षा कितनी हो जाती है? 0 से 50 सेमी, 20 से 50 सेमी, 50 से 80 सेमी, 80 से 100 सेमी। तो सही आंसर कितना है? 0 से 50 सेमी। कितना है? 0 से 50 सेमी। क्या हो गया रे? चलो, तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? है 0 से 50 सेमी। प्रतिशत लगेगा इसमें, प्रतिशत मत पढ़ना है, ठीक है। 0 से 50 सेमी, 50 से 20 से 50 सेमी, 50 से सेमी। तो अरावली वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से इसमें 50 से 80 सेमी के आसपास में वर्षा होती है, ठीक है ना। और 80 से 120 जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती, उसमें 80 से 120 होती है, ठीक है ना। और फिर बच गया कौन सा? पूर्वी मैदान। तो यहाँ औसत वर्षा कितनी होती है?
यहाँ होती है इस भाग में 60 से 90 सेमी इसके आसपास में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पश्चिमी रेगिस्तान जो है उसमें 0 से 50 यानी कहीं पे पश्चिमी सीमा जाएंगे अपन तो वहां तो 10 सेमी होती है, पश्चिमी सीमा के आसपास तो 10 सेमी होती है ना। तो औसत वर्षा 0 से 50 के आसपास में रहती है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से पश्चिमी मरुस्थल की विशेषता नहीं है। भौतिक प्रदेश कौन सा पश्चिमी मरुस्थल पढ़ रहे हैं उसके, तो ये युवा मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला है, अभी मैंने कहा था, सर्वाधिक जनघनत्व वाला है, अभी कहा था मैंने, सर्वाधिक वर्षा वाला है, नहीं वर्षा ज्यादा नहीं होती इसमें, वर्षा होती नहीं, शुष्क है ये तो, इसीलिए ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी इसकी विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए पश्चिमी मरुस्थल में किन सेलों में कोयला व खनिज तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है। सेलें 3 प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती है? 3। सबसे प्राचीन जो सेलें मुख्य रूप से होती है उसको बोलते हैं आग्नेय सेल, दूसरे प्रकार की सेल जो है वो होती है अवसादी सेल, और तीसरे प्रकार की जो रूपांतरण और कायांतरण से बनती है तो उसको बोलते हैं कायांतरित सेल। सबसे प्राचीन जो जब गोंडवाना लैंड की बात अपन करते हैं, पेंजिया जो बना था मुख्य रूप से भारत का प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ, वो किन सेलों से बना है? आग्नेय सेलों से, काफी प्राचीन है। फिर आग्नेय अवसादी और कायांतरित सेलों के अपघटन रूपांतरण से मुख्य रूप से कायांतरित सेलें बनती है या रूपांतरित सेलें बनती है। ठीक है ना, यदि सेले चक्र पढ़ेंगे भूगोल में बड़े शानदार तरीके से बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन अवसादी सेलें मुख्य रूप से किसी से बनती है? जब प्रवाहित जल के साथ में जो निम्न भूमियां होती है उसमें मलबा नदियां लाकर के इकट्ठा करती रहती है, तो वहां पे कई तरह के जीवांश इकट्ठा होते रहते हैं, तो अवसाद के जमने से जो सेलें बनती है उसको अवसादी सेल कहते हैं, और ये परतों में जमती है इसलिए इसको परतदार भी कहते हैं, परतदार भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो भी कोयला के निक्षेप मिलते हैं, ऊर्जा खनिज जितने भी आपको मिलते हैं ना, ऊर्जा खनिज, वो मुख्य रूप से किन सेलों में पाए जाते हैं? अवसादी सेलों में। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा इसमें, कौन सा हो जाएगा? ब ऑप्शन, अवसादी सेल सही हो जाएगा, है ना। चेंज प्रश्न, अलग प्रश्न है। पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क और अर्धशुष्क में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को शुष्क और अर्धशुष्क में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? समवर्षा रेखा कौन सी होती है? यह होती है समान भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा। ठीक है, समवर्षा रेखा है ना, या समान बिंदु वर्षा वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश मुख्य रूप से है, इसको 2 भागों में बांटती है एक समवर्षा रेखा, वो कौन सी है? तो साथियों यदि समवर्षा रेखा की बात करें तो मुख्य रूप से पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश है उसमें 3 समवर्षा रेखाएं आपको नजर आएगी। एक तो इस पाकिस्तान की सीमा के सारे हैं वो 10 सेमी, एक इस रेगिस्तान को 2 भागों में बांटती है उसको बोलते हैं 25 सेमी, एक अरावली से इसको अलग करती है किसको? मरुस्थल को, यह है 50 सेमी। तो याद रख लीजिएगा, 3 ऑप्शन मैंने दे दिए कि 10 सेमी पाकिस्तान की सीमा के सारे सीमा पर, ठीक है, 25 सेमी शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटती है। ठीक है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, कौन सी? 25 सेमी, तो ये आंसर राइट हो जाएगा। 50 सेमी अरावली से अलग करती है मरुस्थल को, अरावली से मरुस्थल को अलग करती है। अरावली से मान लो चाहे बाकी राजस्थान को मरुस्थल से अलग करती है, इसे मान लो, बात एक ही है। ठीक है, जिसू कहो चाहे थल्लू कहो अपनी भाषा। अगला प्रश्न, लाठी सीरीज का विस्तार कहां से कहां तक है? अब लाठी सीरीज कहां है, तो ये तो हमें पता है कि पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर लाठी सीरीज है,
हमें यह भी पता होना चाहिए कि लाठी सीरीज है क्या। तो ये मुख्य रूप से क्या है, ये पता होना चाहिए कि मीठे पानी की धरातल में एक पट्टी है जिसके अंदर मुख्य रूप से मीठा पानी पाया जाता है, जमीन के अंदर भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है, लेकिन ये कहां से कहां तक फैली हुई है ये पूछ ले तब अपन सस्पेंस में चले जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, मोहनगढ़ से फलोदी के बीच, फलोदी से बालोतरा के बीच, या ये सभी। तो राइट आंसर इसका जो मुख्य रूप से है कि ये पश्चिमी जैसलमेर वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से है उस भाग में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच है। इस भाग में मीठे पानी की जलपट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर है ए, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच। और इसी पट्टी में मुख्य रूप से यहां एक गांव है चांदन गांव, चांदन या चंदन गांव। यहां एक नलकूप है इसी जलपट्टी में, उस नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। किस जिले में है, जैसलमेर के अंदर। हालांकि विस्तार से वीडियो अपना बना हुआ है थ्योरी का इसमें। इससे प्रति घंटे 2.5 लाख लीटर प्रति घंटे पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसको थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो जलपट्टी की पोखरण से मोहनगढ़ के बीच। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो 20 मिनट हुए अभी तक तो ना, जल्दी करते। चंदन नलकूप मुख्य रूप से, तो चंदन नलकूप की जब बात आ जाए, चंदन नलकूप की बात आए तो कहां है, तो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। तो राइट आंसर अभी मैंने बता दिया, जैसलमेर के अंदर। अभी चर्चा की थी ना अपन ने, तो ये तो चर्चा कर ली। फिर अगला है शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। अब शुष्क मरुस्थल के पुनः भाग कौन कौन से है, तो अभी तो अपन ने चर्चा की थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। इसमें इस भाग में यदि अपन देखते हैं तो ये पश्चिमी शुष्क, पश्चिम का मरुस्थल 2 भाग में है, एक तो पश्चिमी शुष्क, एक अर्ध शुष्क। लेकिन फिर आगे पूछा है कि जो पश्चिमी शुष्क है उसके भी और 2 भाग है, इसके भी 2 भाग है। तो इसके कितने भाग है, 2 भाग। कौन कौन से, एक तो है बालू का स्तूप विहीन, बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र, और एक है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। यानी एक तो है टिब्बाणु क्षेत्र बिकमाय दोहराई दोहरा पाया जाए, एक है हमादा पथरीलो जिकामाय दोहरा नहीं पाया जाए। तो 2 भाग हो गए ना इसके, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। समझ गया। अगला प्रश्न इससे रिलेटेड आ गया, बड़ा शानदार कोशिश, शानदार से शानदार प्रश्न तक आपको पहुंचाने की रहती है हमारी, कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार है। अभी मैंने ट्रायंगल में बताया था मुख्य रूप से, शायद आपको समझ में आया होगा कि यहां एक ट्रायंगल बनाया था, इस भाग में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त कलर तो आ रहा है, यह प्रदेश है। तो यह विस्तार कहां है, तो आप ध्यान से देखिए, फलोदी, पोखरण, बालोतरा के मध्य, देशनोक, पोखरण, बालोतरा। देशनोक में तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान वगैरह आपको मिलेंगे यहाँ पे। फलोदी, पोखरण, सांचौर, तो फलोदी में भी मिलेंगे आपको बालू का स्तूप। तो ये जो भाग कौन सा है, राइट आंसर कौन सा हो जाता है इसमें, राइट आंसर अपना हो जाता है पहला फलोदी, बालोतरा, पोखरण, फलोदी। इन तीनों के बीच में ट्रायंगल बनता है जिसमें बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, तो वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, चलो जी आगे चलो फिर। ठीक है, तो अगले प्रश्न में आ जाओ। वो क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न कहता है बाप बोल्डर कहाँ स्थित है? बाप बोल्डर कहाँ स्थित है? प्राचीन काल की औषधि शैले है ये, प्राचीन काल की औषधि हिमानीकृत शैले, बाप बोल्डर मुख्य रूप से। तो कहाँ किस जिले में यह पाई जाती है? तो मुख्य रूप से यदि अपन 33 जिलों की बात करते थे तब तो ये 33 जिलों के समय तो थी जोधपुर में, लेकिन जब जिला बन गया नया फलोदी, तो नया जिला फलोदी बनते ही ये पहले फलोदी ब्लॉक में थी, तो नए जिले के अनुसार अब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फलोदी में। तो बाप बोल्डर अब कहाँ पे है? फलोदी में। जिला पहले जोधपुर था तो जोधपुर में था, लेकिन अब जिला पूछ ले तो फलोदी में। ठीक है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो जी, अब तो बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया आपके समक्ष। आपको याद होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन प्रश्न बड़ा शानदार है मेरे दोस्त। और प्रश्न यह कहता है, क्या कहता है कि कुबड़ पट्टी का विस्तार। अब कुबड़ पट्टी पूछ लिया तो कुबड़ पट्टी है क्या, पहले तो यह पता होना चाहिए अपने को। कुबड़ पट्टी तो एक क्षेत्र है, एक पट्टी के रूप में फैला हुआ एक क्षेत्र है, इसमें फ्लोराइड युक्त पानी, यानी इसमें सर्वाधिक भाग में फ्लोराइड पाया जाता है इस पट्टी के अंदर। इसलिए यहाँ के इस फ्लोराइड के सेवन से, फ्लोराइड युक्त पानी के सेवन से लोगों के अंदर हड्डियां विकृत हो जाती है। क्या विकृत होती है? हड्डियां विकृति आ जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं, कई तरह की बीमारियां हो जाती है। ठीक है ना? और हड्डी विकृत होने का मतलब है शरीर का जो ढांचा है उसमें विकृति आ जाती है। अपने इस नागौर, जोधपुर, अजमेर वाला जो मारवाड़ी क्षेत्र है उसमें जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर विकृति आ जाती है, मुख्य रूप से इस बॉडी में यदि विकृति आ जाती है, मुख्य रूप से उस विकृति के कारण ऐसे व्यक्ति को, जैसे यहां से विकृति आ गई, पीछे के भाग थोड़ा बाहर निकल गया, इसको कुबड़ कहते हैं। वैसे कुब या कुबड़ ऊंट में पाया जाता है जिसमें वसा संचित रहती है ना, उसी से लिया गया वर्ड है, तो उसको कुबड़ कहते हैं। तो कुबड़ पट्टी ऐसा क्षेत्र जहां पर फ्लोराइड के जल के सेवन से लोगों के शरीर में विकृति आ गई। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो नागौर से सीकर, नागौर से अजमेर, अजमेर से ब्यावर, अजमेर से जोधपुर। तो इसमें जिले प्रमुख है, एक तो नागौर और एक अजमेर, ये दो जिले प्रमुख। ठीक है ना? इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि नागौर का जो क्षेत्र है वो है जायल, यहां से शुरू होता है, अजमेर का अपन चलते हैं तो पुष्कर, पुष्कर तक यह पट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है ना? इसलिए इसको कुबड़ पट्टी भी कहते हैं और इसको बांका पट्टी भी कहते हैं, क्योंकि बांका हो जाए ना आदमी, है ना, इसलिए इसको बांका पट्टी भी कहा जाता है। अब टेढ़ा पट्टी मत कह दीजिए, टेढ़ा पट्टी भी कहते हैं। चलो जी, मांगलोज श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मांगलोज श्रेणी मुख्य रूप से नागौर में पाई जाती है। कहां पे है? नागौर में, गोटमा। तो ये यहाँ पे कौन सा खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पे जिप्सम पाया जाता है। सही आंसर कौन सा है? जिप्सम पाया जाता है। ठीक है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष है, शायद मेरे हिसाब से मरुस्थलीय प्रदेश के लिए हो जाना चाहिए कि बालुका स्तूप युक्त प्रदेश शुष्क भाग के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? अभी अपन ने चर्चा की थी राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके दो भाग किए थे अपन, उसके दो भाग किए थे, कौन से? शुष्क और अर्ध शुष्क किए थे कि नहीं किए थे? एक था शुष्क
फिर इसके शुष्क भाग के पुनः 2 भाग किए थे अपन। एक यहाँ ट्रायंगल बनाया था तो बालू का स्तूप मुक्त, एक बालू का स्तूप युक्त। तो ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जो शुष्क भाग है उसके 2 भाग है, बालू का स्तूप युक्त और मुक्त। तो ये कितने पूछा है इसमें कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, ठीक है ना। तो यहां अपने को ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि जो मुक्त प्रदेश है वो है 41.5% भाग पर, और जो युक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, वो शेष कितना बच गया 58.5% भाग पर, ठीक है, 58.5% भाग पर। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, पहला, ठीक है, 58.5% भाग पर। अब ये 58.5% मुझे एक बिंदु और याद आ गया, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि थार के मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है, तो इसका उत्तर भी कितना है, यही है 58.5%। ये भी ध्यान रखना कि थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, तो 58.5%। यानी ये जो थार का मरुस्थल इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से है, ठीक है ना। तो इसका यदि राजस्थान में अपन देखेंगे तो फैलाव कितना है कि राजस्थान के कुल भूभाग के तो है 61.11% भाग पर, लेकिन थार के मरुस्थल का कितना परसेंट भाग मरुस्थल का है जो राजस्थान में है, तो 58.5% भाग, ठीक है। तो ये था पश्चिमी जो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जितने बनते हैं, मुझे लग रहा है कि सारे क्लियर हो जाने चाहिए, और कोशिश की है कि प्रत्येक प्रश्न तक अपन पहुंचे हैं, और वास्तव में प्रत्येक प्रश्न क्लियर भी हुआ है, ठीक है ना। तो सभी साथी अपने YouTube चैनल सर्वा क्लासेस से जुड़े, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, गूगल प्ले स्टोर से अपना खुद का एप्लीकेशन उसको इंस्टॉल करें, वहां पे विभिन्न प्रकार की क्लासें आपको मिलेगी। सर्वा क्लासेज का अपना खुद का एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन को आप जरूर इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना, गूगल प्ले स्टोर से, और अपने YouTube चैनल को भी आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, अंत में सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना, ताकि हम आपके लिए बहुत ही शानदार एक से बढ़कर एक ज्योग्राफी के वीडियोज, पीवाईक्यू सीरीज के, थ्योरी के, संपूर्ण ज्योग्राफी के लास्ट के। आपका एक लाइक हमारा बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ाता है मेरे दोस्तों, इसलिए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भौतिक प्रदेश के प्रश्नों के साथ में, जो होगा अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश तो हो गया, अरावली पहाड़ी प्रदेश है, उसके शानदार प्रश्नोत्तर सीरीज लेकर के अपन उपलब्ध होंगे, उपस्थित होंगे, तब हम आपसे रूबरू होंगे, तो शानदार तरीके से अपन संपूर्ण अरावली की चर्चा कर लेंगे। कोई डाउट मेरे हिसाब से पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे दोस्तों।